आज के टॉपिक की बच्चों एक खास बात रहेगी, वो ये कि जितने भी नोटिंग पॉइंट्स आज मैं तुम्हें कराने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी नोटिंग पॉइंट्स आज मैं तुम्हें कराने वाला हूँ, इनको करने के बाद में जब आप किसी भी बुक के बड़े क्वेश्चंस यानी 8-8 नंबर वाले 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर जो स्कैटर्ड वे में जो रिवैल्यूएशन से कंसर्न्ड वेरियस ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलेंगी, वो सब मैं एक ही स्लॉट में सारे करा दूंगा। तो उससे क्या होगा कि अब हम बड़े वाले क्वेश्चंस सिर्फ इस चैप्टर के नहीं, इससे अगले चैप्टर के भी, रिटायरमेंट के भी, इवन दैट, जब करना अटेम्प्ट करेंगे तो हमें हर तरह की रिवैल्यूएशन की सारी ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी आती होंगी, ठीक है ना। और बड़ा क्वेश्चन रुकने की मेन वजह ये होती है कि कोई ना कोई रिवैल्यूएशन ट्रांजैक्शन हमारी अड़ जाती है, ये मेन रीजन होता है। और इस आज की क्लास के बाद हमारी वो ट्रांजैक्शन रुकेंगी नहीं, क्योंकि हमने सारी की सारी चीजें ऑलरेडी कर ली होंगी, तो हमारे बड़े क्वेश्चन सारे के सारे बढ़िया हो जाएंगे। चलो आओ बेटा, तो एक एक करके स्पेस जो है टर्म्स को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। मैंने क्या लिया है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं 1:1 में। लो जी, शुरू करते हैं यहां से। ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, और सब बच्चे इसको नोट डाउन भी बच्चों करते जाएंगे। A and B are two partners sharing profits and losses equally, 1:1 बच्चों। They admitted their manager, Mr. C of Meghalaya, as a new partner for 1/5 share। 1/5 के लिए इन्होंने एडमिशन दिया सी को, विद कैपिटल्स ऑफ ₹75,000। और सी कहता है कि मैं कैपिटल लेकर के आ जाऊंगा 75,000 की, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स आपके सामने हैं, जो भी उसकी वेरियस टर्म्स है बच्चों, वो आपके सामने ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स आर गिवन टू यू, ओके। द बैलेंस शीट इज गिवन टू यू, टर्म्स आर गिवन टू यू। अब इस बैलेंस शीट में हमारे पास, मैंने ये सभी नोटिंग्स 1 से लेके 25 तक एक एक करके हम लोगों ने इस बैलेंस शीट के साथ इन 25 के 25 नोटिंग्स को कंसर्न कर देना है, अटैच कर देना है कि इन 25 सिचुएशन में हमारे इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन के ऊपर, बैलेंस शीट के ऊपर, ठीक है। और जब मैं फर्स्ट सिचुएशन कर रहा हूं, सेकंड कर रहा हूं, थर्ड कर रहा हूं, तो इंडिविजुअली एक सिचुएशन का दूसरी से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ये बात समझ के चलना। यानी कि फर्स्ट का सेकंड इंडिविजुअल, सेकंड से थर्ड इंडिविजुअल, सब अलग अलग है, ठीक है ना। तो आइए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। और बैलेंस शीट आप लोग, यही एक कॉमन बैलेंस शीट है सबके लिए जो वैलिड होगी। तो बैलेंस शीट के पेज पे देखें, यानी कि ऊपर मैंने यहां अलग से खोल लिया बैलेंस शीट साइड में, कि इस बैलेंस शीट के साथ फर्स्ट एडजस्टमेंट को अटैच करते हैं। लिखा है 2,000 रुपए आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज, ₹2,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज, यानी कि सैलरीज पे करने के लिए 2,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं के लिए हमें पता लगा कि ये एक एडिशनल लाइबिलिटी, यानी ये आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज मतलब क्या हुआ बच्चों, ये एक तरह की एक ऐसी लाइबिलिटी है जो अभी तक तो हमने रिकॉर्ड में नहीं लिखी हुई थी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है। देखो आप बैलेंस शीट में कहीं दिखता है, नहीं दिखता सर, बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिख रहा मुझे। इसका मतलब क्या कहता है वो, ₹2,000 आर आउटस्टैंडिंग, मतलब ड्यू हो चुका है हम पे और अभी तक हमने इसको पे नहीं किया, अब रिकॉर्ड में लेना पड़ेगा बेटा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक डेबिट करना पड़ेगा आपको, करते जाइए बच्चों, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, 2,000 रुपए, ठीक है। और लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई आपकी, और बैलेंस शीट में इसको लाइबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा। तो ये बैलेंस शीट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से आपकी एक लाइबिलिटी खुल जाएगी 2,000। तो जब कभी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखे, तो हम ये दो काम उसके साथ करेंगे। ये हो गया बेटा पॉइंट नंबर 1, नोटिंग नंबर 1। नोट आप लोग साथ साथ करते जाएंगे जैसा कि मैंने कहा। चलिए बच्चों, नोटिंग नंबर 2, इफ यू आर गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,500 डज नॉट अपेयर इन द बैलेंस शीट।
कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1500 रुपए का इंटरेस्ट हम क्या कर चुके हैं, एक्रूड कर चुके हैं। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड बच्चों, एक्रूड का मतलब क्या होता है, पढ़ के हम लोग 11th क्लास में, अर्नड, है ना, कमा चुके हैं। एक्रूड मतलब क्या, कमा चुके हैं, बट नॉट रिसीव्ड, लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है। तो बच्चों हम 11th क्लास में इस बात को समझ के आए हैं बहुत अच्छे से, और मैं दोबारा भी बता देता हूं कि इंटरेस्ट एक्रूड जो होता है ना बच्चों, उसका मीनिंग नोट करिए, इंटरेस्ट दैट इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, जो कमा लिया है पर अभी तक हमें मिला नहीं। पर कमा तो लिया ना बेटे, कमा तो लिया, और अभी तक बैलेंस शीट में लिखा है क्या, नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हो गया, एक एसेट क्रिएट हो रही है हमारी, एक एसेट क्रिएट हो रही है और हमारी इनकम भी इंक्रीज हो रही है। तो दो ट्रांजैक्शन इसके क्या होंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट। कितना, कितने रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट है, 1500। और बैलेंस शीट में एसेट्स के नाम से एक्रूड इंटरेस्ट 1500। तो जब कभी आपको एक्रूड इंटरेस्ट दिखे तो हमने उसके दो काम करने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको क्रेडिट करना है और बैलेंस शीट में एक नई एसेट, ठीक है ना, वो खोल देनी है। ये दो काम एक्रूड इंटरेस्ट के होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 3, नोटिंग नंबर 3, वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड लिखा हो या रिटर्न डाउन लिखा हो। बच्चों सबसे पहले इन दोनों का मतलब समझ लेना, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या क्या दो बातें बोली बच्चों, रिड्यूस्ड लिखा हो या रिटर्न डाउन लिखा हो, दोनों का मतलब एक है। पर मुद्दा ये नहीं है कि रिड्यूस और रिटर्न डाउन लिखा है कि क्या, मुद्दा ये है कि लिखा गया है बाय, बाय कितने से, 4800 से, ठीक है ना। स्टॉक कितने का दिख रहा है बेटा, स्टॉक दिख रहा है 11,800 रुपए का दिख रहा है मुझे, मुझे बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक दिख रहा है बच्चों 11,800 रुपए का दिख रहा है। अब 11,800 रुपए का स्टॉक जो है वो कहता है रिटर्न डाउन बाय 4800 रुपीज से कम कर दो। बच्चों कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस वक्त स्टॉक की एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या होगी, हाँ बेटे कोई बच्चा, स्टॉक की इस वक्त एग्जैक्ट वैल्यूएशन 7,000 7,000, 7,000 नॉट 7,800 बच्चे, 11,800 का स्टॉक 4800 से कम करूंगा, 7,000 है ना। तो इस वक्त हमारा स्टॉक 11,800 रुपए में से 4800 अगर घटा दूं तो इस वक्त स्टॉक वैल्यूएशन आनी चाहिए 7,000 रुपए। ठीक बात है, तो स्टॉक की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। हाँ जी सर, क्या काम करूं, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में स्टॉक दिखा दो बच्चों, टू स्टॉक 4800 से कम कर दिया, और बैलेंस शीट में अब आपका जो स्टॉक का वैल्यूएशन होगा वो हो जाएगा 7,000 रुपए से। ठीक है, तो बैलेंस शीट में इस वक्त आपका स्टॉक आ जाएगा 7,000 रुपए से, और स्टॉक की वैल्यू कितने से कम कर दी हमने, 4800 से। एसेट का कम होना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और रिवैल्यूड वैल्यू 11,800 माइनस 4800, तो रिवैल्यूड वैल्यू इज व्हाट, 7। ये हो गया नोटिंग नंबर 3। चलिए बच्चों नोटिंग नंबर 4 की तरफ, वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड या रिटर्न अप। बच्चों ये दो नाम याद रखें आपको, मैंने दोनों नाम लिख के दे दिए हैं, इंक्रीज्ड और रिटर्न अप। अप, रिटर्न अप मतलब ऊपर की तरफ जाना, और इंक्रीज्ड वही सेम सेंस है। कहां तक, 14,800 रुपए। ठीक है बच्चों, तो क्या लगता है बच्चे, हाँ शगुन बेटे क्या लगता है क्या करना चाहिए, फोर्थ पॉइंट। सर स्टॉक अब 14,800 का हो जाएगा। ठीक है बेटा, रिवैल्यूएशन में बता क्या करूं पहले तो। स्टॉक इंक्रीज होएगा तो इधर क्रेडिट साइड आ जाएगा कितने रुपए से, 3,000।
3000 से स्टॉक बढ़ा दो और बैलेंस शीट में स्टॉक की रिवैल्यूड वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 14,800। चलो बच्चों तो करो फिर, बहुत बढ़िया। एक तो बाय स्टॉक, ये लो जी, 3,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दूंगा और बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक को लिख दूंगा अब बच्चों में 14,800 रुपए से। ठीक है, ये हो गया एसेट का बढ़ना और ये रिवैल्यूड वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिख रही है। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आइए बच्चों। बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय ₹5,000। सुनना बच्चों ध्यान से, बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय ₹5,000। बिल्डिंग इस वक्त कितने की थी? पहले बिल्डिंग थी सर 1 लाख की। ठीक है, बिल्डिंग थी 1 लाख की और वो जो 1 लाख की थी वो अंडर वैल्यूड है। कोई बच्चा, हाँ जी बच्चों, सिया बेटा मुझे बता सकती है सिया कि इस वक्त बिल्डिंग की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए? 1,05,000। 1,05,000, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कि बिल्डिंग 1 लाख की है और जो वो 1 लाख की है वो अंडर वैल्यूड है बाय ₹5,000, तो एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या हो गई? 1,05,000। बहुत ही बढ़िया। तो फिर इसका मतलब क्या करूं बच्चे, यहां पर बाय बिल्डिंग करो, बाय बिल्डिंग करो। ठीक है ना, एसेट मेरी बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है? 5,000 रुपए से एसेट बढ़ रही है और बैलेंस शीट के अंदर यहां पर आप बिल्डिंग दिखाएंगे नई वैल्यूएशन 1,05,000। लो जी, ये हो गया पॉइंट नंबर 5, बहुत ही सिंपल। पॉइंट नंबर 6, बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय ₹5,000। खुशी क्या लगता है बेटा, इस पॉइंट को पढ़ के क्या लगता है खुशी, इस वक्त बिल्डिंग की वैल्यू क्या है? 95,000। 95,000, बढ़िया बढ़िया। क्योंकि 1 लाख की बिल्डिंग है और अगर वो 5,000 से ओवर वैल्यूड है, यानी 5 से ज्यादा है, तो उसकी सही वैल्यू क्या है? 95। तो इसका मतलब उसको उसके सही वैल्यू पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? 5,000 से घटाना पड़ेगा। तो करो बच्चों, 5,000 से घटा दो, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में टू बिल्डिंग 5,000 रुपए और बैलेंस शीट में बच्चों बिल्डिंग को दिखा दो उसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन पे, दैट इज 95,000। ये हो गया पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, इसमें तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बोल दे अगर वो, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग मतलब इस वक्त उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बोल दे वो 88। तो 1 लाख वाली चीज अगर मैं 88 की वैल्यू कर रहा हूं तो 12,000 रुपए से मुझे उसकी वैल्यू को रिड्यूस करना होगा। तो बेटा रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में मुझे करना पड़ेगा टू बिल्डिंग 12,000 और बैलेंस शीट के अंदर मुझे बिल्डिंग की वैल्यू दिखानी होगी 88,000 रुपए की। बहुत सिंपल है ये तो, इसमें कुछ था नहीं। पॉइंट नंबर 8, कभी कभी कुछ ऐसा बोलेगा, कैसा बोलेगा सर? ऐसा बोलेगा बिल्डिंग आर वैल्यूलेस, सॉरी पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, कि कोई एक एसेट है उसके बारे में बोल देगा वैल्यूलेस। अब बच्चों जरा बैलेंस शीट में देखो पेटेंट कितने के सर, 3,000 का पेटेंट दिख रहा है, 3,000 का पेटेंट दिख रहा है और वो कह रहा है आज की डेट में पेटेंट्स की वैल्यू देखी तो वैल्यू लेस है सर। वैल्यू लेस का बोल मतलब बोले तो क्या? जीरो, है ही कुछ नहीं उसकी वैल्यू। तो जब कुछ वैल्यू ही नहीं है तो बेटा एसेट की वैल्यू घट गई। अब एसेट की वैल्यू घट गई तो दो जगह आएगी सर, रिवैल्यूएशन को घटा दो, रिवैल्यूएशन मतलब डेबिट में कर दो, और बैलेंस शीट में उसकी एसेट में जीरो कर दो, जीरो कर दो, क्योंकि वो 3,000 की चीज थी और 3,000 से ही उसकी वैल्यू को हमने घटाना है, वैल्यू लेस करना है। तो बच्चे दो इफेक्ट पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में दिखा दीजिए टू पेटेंट्स पेटेंट्स 3,000 और बैलेंस शीट में वैसे तो चाहो तो बेटा कुछ ना करो, पेटेंट्स को हटा ही दो, है ना। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है तो आप समझ के चलो कि सर पेटेंट्स थे, ठीक है ना, 3,000 के थे, में से 3,000 की 3,000 वैल्यू खो गए, तो इस वक्त पेटेंट की वैल्यू क्या है? निल। नहीं दिखाना चाहूं तो नहीं भी दिखाऊं, कोई ऐसी बात नहीं है, पेटेंट्स दिखाना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पेटेंट्स निल करके दिखाना ही होगा, इच्छा है आपकी जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, ये हो गया पॉइंट नंबर 8।
पॉइंट नंबर 9, नोटिंग नंबर 9, सिचुएशन अगर क्रेडिटर पे आ गई, क्या क्रेडिटर की क्या सिचुएशन है बच्चों? क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2000। और अगर मैं क्रेडिटर की यहाँ सिचुएशन देखता हूं तो मुझे 10,000 के क्रेडिटर दिख रहे हैं। बैलेंस शीट के अंदर मुझे 10,000 के क्रेडिटर दिख रहे हैं। नंदनी बेटा, क्या लगता है बेटे, इस वक्त क्रेडिटर की पोजीशन एक्चुअलिटी में क्या है? 12,000। 12,000, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि 10,000 के क्रेडिटर आपको बैलेंस शीट में दिख रहे हैं। और बुक वाला क्या कह रहा है आपको पॉइंट नंबर 9 में, कि अनरिकॉर्डेड हैं 2,000 के, यानी 2,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जिसको रिकॉर्ड में ही नहीं लिया। तो इनको भी रिकॉर्ड में ले लो भाई। अगर इनको भी रिकॉर्ड में ले लें तो बेटा लाइबिलिटी और बढ़ानी पड़ेगी, है ना। 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स की तो पेमेंट करनी है, 2 की और करनी है। तो कितने के क्रेडिटर हो गए फिर हमारे पास? 12,000 रुपए के। अब इसके दो इफेक्ट क्या है? एक तो नुकसान, सॉरी नुकसान कह रहा हूं, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना। तो लाइबिलिटी का बढ़ना मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो लिखो बच्चों यहां पर टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कितने से रिकॉर्ड में नहीं है? 2,000 रुपए के रिकॉर्ड में नहीं है। लाइबिलिटी बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। और दूसरा, बैलेंस शीट में अब क्रेडिटर्स की एग्जैक्ट वैल्यूएशन पे आ जाओ। तो क्रेडिटर्स पहले कितने के थे? 10,000 के तो पहले भी थे, प्लस 2,000 रुपए और ले लो। तो इस वक्त क्रेडिटर की एग्जैक्ट वैल्यूएशन हो जाती है 12,000। ये हो गया मेरा नोटिंग नंबर 9। नोटिंग नंबर, सर हाँ जी बेटे बोलो। सर जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, हाँ जी इसमें क्रेडिटर्स क्रेडिट डेबिट साइड के रिकॉर्ड किया है। बेटा, मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, या तो ये समझो, ये लो, ठीक है। या फिर इस बात को ये समझो कि मेरी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फाउंड हो गई। और हमारे रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में कितनी चीजें आती हैं? टोटल 3। नुकसान, सारे नुकसान, एसेट्स का घटना, ठीक है, लाइबिलिटी का बढ़ना, ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मिल जाना, ठीक है। तो ये दो में से कोई एक लॉजिक समझ लो, लाइबिलिटी बढ़ रही है या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बढ़ रही है। हाँ बेटा बोलो। ओके सर। ठीक है। और फिर उसकी रिवैल्यूड वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। तो मैंने 12,000 से उसको शो कर दिया बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 10 पे आइए बच्चों। पॉइंट नंबर 10 कहता है बच्चों, एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। आपके लेनदार थे कोई 4,000 रुपए के, कोई क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड थे, बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेबल। रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेबल। अदिति बेटा, क्या लगता है कि क्या कहना चाह रहा है बुक वाला? कोई थोड़ा सा मतलब सोचो, क्या कहता है वो? वो 4,000 रुपये रिटर्न बैक हो गए जो पे नहीं करने हैं। अच्छा जी, तो इसको बेटे रिवैल्यूएशन में कहाँ दिखाना चाहिए और क्या होना चाहिए? डेबिट क्रेडिट क्या होना चाहिए रिवैल्यूएशन में? क्रेडिट होना चाहिए क्रेडिट, 4,000 से। 4,000 से। क्योंकि लॉजिक क्या लगाया बेटा? क्योंकि क्योंकि क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, यानी हमारी क्योंकि हमें लाइबिलिटी कम हो रही है। कम हो रही है। हाँ, हाँ बहुत ही जी। बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हमारे 4,000 के क्रेडिटर थे, बहुत ही बढ़िया, जो कि क्रेडिटर के लिस्ट में थे। रिटर्न बैक यानी अब उनको हटा दो। क्यों हटा दो भाई? एज नो लॉन्गर पेबल, क्योंकि अब हमने उनके पैसे नहीं देने भाई, देखो, है ना। तो भैया क्रेडिटर थे कितने के? 10,000 के थे, 4 के हटा दो, रह कितने के गए? 6 के। और फायदा कितने का हो गया? जितने के कटे हैं उतने का ही फायदा हो गया, यानी कि 4,000 का फायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बाय क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज का घटना। कितने के क्रेडिटर्स रिड्यूस कर दूं? क्रेडिटर्स रिड्यूस कर दीजिए 4,000 से। और बैलेंस शीट में अब रह जाएंगे क्रेडिटर्स, 10 में से 4 के गए 6,000 रुपए के। ये लो जी, रिवाइज वैल्यूज आ गई क्रेडिटर की 6,000 रुपए, और हमारे क्रेडिटर्स में बेनिफिट हो गया हमें 4। ये हो गया पॉइंट नंबर 10। ओके, 11, पॉइंट नंबर 11 पे आइए बच्चों। सिचुएशन नंबर 11, ऑल डेटर्स आर गुड। सभी देनदार अच्छे हैं हमारे, या तो ऐसे लिखा हो, या फिर देर इज नो नीड फॉर एनी ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा दोनों का मतलब एक ही है।
अगर मैं बैलेंस शीट की सिचुएशन में देखूं तो बेटा डेटर्स दिख रहे हैं आपको 20,000 के, देखो जरा चेक करो, 20,000 के डेटर्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर 800 का प्रोविजन भी दिख रहा है। फर्स्ट पेज की बैलेंस शीट को आप अपने सामने ही रखें बेटा, पेज बार बार बैक और फ्रंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 20,000 के डेटर्स पे 800 का प्रोविजन दिखता है मुझे, और बुक वाला कहता है ऑल डेटर्स आर नाउ गुड। जिन पे हमें शक था उनका शक शक वो बेबुनियाद था। देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कोई प्रोविजन की जरूरत ही नहीं, ऐसा बोलता है। अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है तो हाँ बेटे पीयूष, क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे रिवैल्यूएशन में और बैलेंस शीट में, क्या करना चाहिए पीयूष? सर वो कम हो जाएंगे, 11,200 में हो जाएंगे डेटर्स। 11,200 के 20,800, 19,200 बैलेंस शीट में, 19,200 के हो जाएंगे सर। 19,200 के तो मेरे भाई वो पहले भी दिख रहे हैं, नहीं 19,200 के तो मेरे भाई वो पहले भी दिख रहे हैं ना। 20,000 माइनस 800 कितने के रह गए? 19,200। फिर इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ा, मैं ये बोल रहा हूं। हाउ विल दिस ट्रांजैक्शन इफेक्ट द अकाउंट? ठीक कह रही है कशिश। सर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट कर दो 800 रुपए, बिल्कुल सही, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट कर दो, फायदा हो गया ना भैया 800 रुपए का। पीयूष फायदा नहीं हो गया क्या? अगर मेरे डेटर्स के ऊपर 800 रुपए का प्रोविजन मुझे लग रहा था पहले, और अब क्लियरिटी आ गई कि नहीं यार डेटर सारे बढ़िया हैं, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम फर्स्ट क्लास, सब लोग सारे पैसे दे देंगे, तो क्या मुझे वो प्रोविजन बना के रखने की जरूरत रह गई? अब नहीं रही। अगर प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है तो एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कहां दिखाओगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में क्या दिखाऊं? बाय डेटर्स, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय डेटर्स, कितने से डेटर्स बढ़ा दूं? 800 रुपए से डेटर्स बढ़ा दो सर। और बैलेंस शीट में डेटर्स अब अपनी फुल फ्लैज्ड वैल्यू पे आ जाएंगे, यानी कितने पे आ जाएंगे? 20,000 पे आ जाएंगे, किसी प्रोविजन की जरूरत नहीं है। पीयूष समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। इतना ढिल्ला ढिल्ला क्यों बोल रहा है, जोर की बोल। यस सर। यस सर। हाँ, क्या बात, ठीक ठाक है? समझी सर। अच्छा चलो आगे बढ़ो भाई, पॉइंट नंबर 12 पे आओ। राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹2,000। बैड डेट्स जो है वो 2,000 रुपए के बैड हो। हाँ बच्चों, 12th पॉइंट, राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹2,000। शगुन क्या करना चाहिए बेटे, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? सर एक तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आएंगे 1,200 रुपए, 1,200 रुपए, ठीक बात है। और एक डेटर्स कम हो जाएंगे, 18,000 के रह जाएंगे। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। देखो बच्चों, सही कह रही है कि आपके पास 800 का प्रोविजन था, लो आपके पास 800 का प्रोविजन अभी तक था, और इस एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹2,000। आपको आपके 2,000 के बैड हो गए डेट्स, तो 800 रुपए के तो आप प्रोविजन बना के ही बैठे थे, प्लस में 1,200 रुपए का नुकसान और हो गया। तो बैड डेट्स टोटल कितने के ऐसे करके हो जाएंगे बेटा? 2,000 के। देखो 800 रुपए के बैड डेट्स तो आप अपने प्रोविजन में से ही निकालोगे, 800 के लिए तो आप रेडी थे, मेरी बात को समझो, 800 के लिए तो आप रेडी रेडी ही थे। एडिशनल रेडी कितने के लिए होना पड़ रहा है? 1,200 के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ रहे हैं। वो एक्स्ट्रा एफर्ट कहां से निकालोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। समझ में आ रही है बच्चों बात सबको? ठीक है, समझ में आ रही है बात? और इसका मतलब अगर मैं इसको डील करूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैड डेट्स, या पहले प्रोविजन में पैसा डालेंगे बाद में बैड डेट्स हो जाएगा, तो टू प्रोविजन
फॉर बैड डेट्स। हाँ जी, 800 था, 1200 और ट्रांसफर कर दिया उसके अंदर, तो प्रोविजन में कितने पैसे हो गए? 2000। उससे अपने बैड डेट्स को सेट ऑफ कर लिया। कितने का नुकसान था? 2000 का नुकसान था। तो ये 1200 रुपए एक 801। तो अब अगर बैलेंस शीट की पोजीशन देखूं तो बैलेंस शीट में बच्चों डेटर थे मेरे पास 20,000 रुपए के, और लेस कर दिया यहां से प्रोविजन, या प्रोविजन क्यों, यहां से तो बैड डेट लेस कर दो ना, आप लेस कर दिया मैंने बैड डेट्स, कितना? 2000। तो इस वक्त मेरे डेटर्स रह गए 18,000 इन द बैलेंस शीट। नाउ माई डेटर्स आर ऑफ ₹18,000। ये हो गया सिचुएशन नंबर 12 कंप्लीट। चलिए बच्चों, सिचुएशन नंबर 13। ये सिचुएशन नंबर 13 बच्चों आपको डीके गोयल में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ये डीके गोयल का पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये मिलेगी आपको टीएस ग्रेवाल बुक के अंदर। बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। आओ जरा इसको सीखते हैं क्या है ये 13 एडजस्टमेंट। पहले बैलेंस शीट के साथ कनेक्शन जोड़ो। 20,000 के डेटर्स हैं, 200 रुपए का प्रोविजन है। सिचुएशन है 19,200 रुपए के डेटर्स हैं। बुक वाला कहता है टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹2,000। आपको कि सर इतनी बात तो अभी के अभी आपने पहले भी बताई है, ठीक है, पहले इसी को ऑपरेट कर लो। चलो पहले इसी को ऑपरेट कर लो। इस 2,000 रुपए के राइट ऑफ बैड डेट्स करने के लिए मैं 1200 के लिए और रेडी होना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1200 रुपए। और बैलेंस शीट में बच्चों आप कहोगे सर डेटर्स थे 20,000 के, लेस बैड डेट्स कर दीजिए 2,000। तो इस वक्त डेटर हो गए 18,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट नंबर ऊपर 12th भी यही किया था और ये भी यही, और इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पर बेटा पॉइंट तो अब अगला है। बुक वाले ने कहा इसके साथ क्या, एंड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन्ड एट एन एग्जिस्टिंग रेट। ये मजेदार पॉइंट है कि एक और प्रोविजन एग्जिस्टिंग रेट से बनाना है। तो नंदनी क्या लगता है बेटा, क्या होना चाहिए? सर 4% से और बना देंगे प्रोविजन। बेटा ये 4% कहां से आया दिमाग में? सर 20,000 का परसेंटेज निकाली 800 के लिए। अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड बच्चे, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। नंदनी ये कहना चाह रही है कि सर पुरानी बैलेंस शीट में उसने रेट निकाल लिया। चेक करो बच्चों, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर आपको जो है ना, लाओ ये वाला पॉइंट मैं ऊपर बैलेंस शीट पे दिखाता हूं आपको। ये लो, एक बार मुझे ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये देखो, इस बैलेंस शीट में नंदनी कह रही है मैंने रेट निकाल लिया कि 20,000 रुपए के ऊपर 800 रुपए का प्रोविजन है। तो प्रोविजन कितने परसेंट का है? 800 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। वो ये कह रही है 4% का प्रोविजन है उसका, ये कहना है। बिल्कुल सही बात है। और बुक वाला ये कहता है जब आपके बैड डेट्स क्रिएट हो जाएं, क्लियर हो जाएं, डन हो जाएं, तो आप 4% का, यानी एग्जिस्टिंग रेट का मतलब जो रेट पहले एग्जिस्ट कर रहा था सेम रेट से, यानी इसी रेट से, एग्जिस्टिंग रेट से एक और प्रोविजन बना डालो। बुक वाला ये कहता है तो 4% प्रोविजन पहले था, अभी 4% और बनाना है। तो बेटा 4% क्वेश्चन है सर किसका बनाएं? तो बेटे अब जो तुम्हें डेटर दिख रहे हैं उसी का 4% बनाना पड़ेगा। तो अब डेटर कितने के दिख रहे हैं अब आपको? अब डेटर दिख रहे हैं 18,000 के। तो 18,000 का 4% बनाओ बच्चों, बनाओ। 18,000 का 720 रुपए आना चाहिए। 360 डबल, हाँ 720 रुपए एग्जैक्टली। तो 720 रुपए, तो मैं क्या बोलता हूं यहां से बेटा, क्या करना चाहिए? लेस न्यू प्रोविजन, एक और प्रोविजन, ठीक है ना, एक और प्रोविजन बना दूंगा डेटर्स के लिए। तो ये बनेगा 18,000 रुपए के ऊपर एट द रेट ऑफ 4%, 720 रुपए। तो बच्चों अब मेरे पास जो डेटर रह जाएंगे वो रह जाएंगे 17,000। हाँ बच्चों कितने रह गए? 17,000
$280। 280, 280। कैलकुलेशन ना थोड़ी सी मेरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। 17,280, ठीक है। और ये 720 रुपए का जो प्रोविजन है ये कहा जाएगा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लो जी, ये लो बच्चों, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 720 रुपए, ठीक है बच्चों। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आ गया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और एग्जिस्टिंग रेट से हमने प्रोविजन बना दिया। बहुत ही अच्छी एडजस्टमेंट है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 14 पे। पॉइंट नंबर 14 क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। ये तो आसान है, ये तो बहुत आसान है ना। आप देखो डेटर्स कितने, क्या 20,000, 20,000 के ऊपर 5% बनाऊं तो कितना होगा बेटा? 1,000 रुपया। 1,000 रुपया हम ऑलरेडी कितने का प्रोविजन बना के बैठे हुए हैं? 800। तो 800 के लिए तो सर हम रेडी थे ना, और अभी रेडी कितने के लिए होना है? रेडी होना है सर 1,000 के लिए। तो एडिशनल प्रोविजन कितने का बनाना होगा? 200 रुपए का। तो 200 रुपए को क्या करूं? रिवैल की डेबिट कर दूं और बैलेंस शीट में जो है उसको डेटर में एडजस्ट कर दूं। बनाओ बेटे, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में बना दो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास 800, 200 है ना, 1,000 बोला ना, तो 5% बोला, तो 5% हो गया। तो ये 200 रुपए का और प्रोविजन बना दिया। और बैलेंस शीट के अंदर बच्चों आप देखो तो डेटर्स कितने के थे? ऑलरेडी 20,000 के थे सर। इसमें से लेस कर दो प्रोविजन, लो जी, प्रोविजन कितना हो गया? 1,000 रुपया। तो डेटर रह जाएंगे 19,000 रुपए के। ये हो गया पॉइंट नंबर 14। चलिए पॉइंट नंबर 15, ये मजेदार पॉइंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू मेंटेन एट द रेट ऑफ 3% ऑन डेटर। अब बच्चों 3% बनाना है सर डेटर का, डेटर का 3% बनाना है। हम लोगों को डेटर का 4% तो पहले ही बना के बैठे थे, 800 रुपए। और बुक वाला कहता है सिर्फ कितने परसेंट बनाना है? 3%। बेटा 20,000 का 3% कितना होता है बोले तो? 20,000 का 3%। हाँ बच्चों बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कितना प्रोविजन बनाना था? 600, है ना। और हम बेटा कितना बना के बैठे हैं बताओ तो? 800। ज्यादा बना के बैठे हैं ना बच्चों, ज्यादा बना के बैठे हैं ना। और प्रोविजन को क्या करना है? कम। अब प्रोविजन को कम करना है तो ये तो हो गया हमारा फायदे की बात होगी, ये तो है ना। प्रोविजन को कम करना मतलब डेटर बढ़ेंगे। ये बात बेटा समझ में सबको आनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि प्रोविजन को कम करना मतलब डेटर बढ़ेंगे, और डेटर बढ़ेंगे तो मतलब फायदा है, एसेट की वैल्यू का बढ़ना है। और एसेट की वैल्यू का बढ़ना है तो मैं कहां दिखाऊंगा एसेट की वैल्यू का बढ़ने को बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो कितने रुपए का मुनाफा दिख रहा है यहाँ पे? वी आर रेडी फॉर ₹800, वी आर रेडी फॉर ₹800, बट वी हैव टू रेडी ओनली फॉर 600। तो कितने रुपए का फायदा हो गया? ये 200 रुपए का प्रोविजन हटाना पड़ेगा, तो ये हमारा फायदा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाइए, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। ये आ गया सर 200 का फायदा। और बैलेंस शीट के अंदर आ जाओ बच्चों, जो आपके डेटर्स दिख रहे थे 20,000 रुपीज के, वहां से लेस कर दीजिए, लेस कर दीजिए, लेस कर दीजिए, हाँ बिल्कुल, प्रोविजन। लेकिन बच्चों कितने रुपए का? 600 रुपए का। कितने के रह गई? जो आपको 19,200 दिख रहा था, अभी वो सिचुएशन मुझे दिख रही है 19,400 पे। अच्छा भाई सुनो सुनो मेरी बात सुनो, किसी को अगर ये थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता हो नहीं सर मजा सा नहीं आया, ये जो प्रोविजन है ना, देखो उधर 200 की एंट्री बना दी, इधर आपने 600 की बना दी, सर कुछ बात बनी नहीं, तो बेटा मैं दूसरा एक और बता दूं आपको हिसाब किताब, कि यहां अगर किसी बच्चे का 19,200 लिखने का मन हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर ऐड करना पड़ेगा प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन रिड्यूस हो रहा है। कितने से प्रोविजन रिड्यूस हो रहा है? 200 रुपए से। तो रिडक्शन इन द प्रोविजन विल बी एडेड अप एंड अगेन यू विल गेट द अमाउंट 19,400, ठीक है। अब आपको ये 200 की एंट्री का डबल इफेक्ट दिख जाएगा कि सर 200 ही वहां है और 200 ही यहाँ है। किसी बच्चे को अगर ये लगता हो कि वहां 200 कर दिया, यहाँ 600 कर दिया, तो बेटे वहां 200 इसलिए कर दिया क्योंकि बेनिफिट है, यहां 600 इसलिए कर दिया क्योंकि 800 में से 200 रिड्यूस करूंगा तो फ्रेश प्रोविजन तो 600 का ही आएगा ना।
इसलिए 600 कर दिया। जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे वो ठीक है, बाकी ये वाली बात थोड़ी सी प्रेजेंटेशन में ज्यादा अच्छी रहेगी एज कंपेयर टू ये वाली बात। रेड वाली बात जो है प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बढ़िया है, तो रेड फॉलो कर लो, करके मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया। ये हो गया बेटा पॉइंट नंबर 15। चलिए बेटे पॉइंट नंबर 16 वो कहता है कि दो तरीके करो सर, दो बातें करो। कौन सी दो बातें करनी है? एक तो 5% का डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाना है, और एक 2% का डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना है। तो बच्चों अगर आपको अपनी 11th क्लास याद आ रही हो तो 11th क्लास में फाइनल अकाउंट के अंदर ये दोनों काम आपने करे थे बेटे, ये दोनों काम आपने करे थे। पर मैं नए तरीके से दोबारा बता देता हूं आपको सारा का सारा मामला जो आप करके आए। आओ, कोई बच्चा अगर नहीं भी अच्छे से करके आया तो भी उसको क्लियर हो जाएगा। देखो, पहले प्रोविजन हमेशा डाउटफुल डेट्स का बनता है, उसके बाद जो प्रोविजन बनता है वो किसके लिए बनता है? हमेशा डिस्काउंट का। डिस्काउंट का प्रोविजन हमेशा लेटर ऑन बनता है बच्चों, ये बात हमेशा याद रखनी है आप, ठीक है। अब बैलेंस शीट में मुझे डेटर दिख रहे हैं 20,000। 20,000 के डेटर्स के ऊपर अगर 5% की मैं बात करूं तो मुझे डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन चाहिए 1,000 रुपया। आ जाओ पहले यहां से शुरू करते हैं मैटर। डेटर्स, मुझे बैलेंस शीट में डेटर्स दिख रहे हैं 20,000 के। 20,000 के डेटर्स के ऊपर अगर 5% का प्रोविजन बनाओ 5%, तो ये प्रोविजन हो गया 1,000 रुपया। फॉर हाउ मच अमाउंट आई एम ऑलरेडी रेडी? आई एम ऑलरेडी रेडी फॉर 800 रुपीज, ओनली 800। लेकिन अभी कितने का बनाना बेटा? 1,000। तो एडिशनली कितने के लिए रेडी होना पड़ेगा? 200 रुपए के लिए। एडिशनल लॉस कितने का है? 200 रुपए का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मुझे एडिशनली 200 के लिए और रेडी होना पड़ेगा। लो जी, मैं 200 के लिए और रेडी हो गया। और इसका सेकंड इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट में, डेटर्स में से मैं लेस कर दूं। क्या लेस कर दूं? प्रोविजन है ना, और प्रोविजन कितने का था? पहले था सर प्रोविजन 800 का, अभी हो गया 1,000 रुपए का। लेस कर दो बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000। तो अभी डेटर हो गए मेरे पास 19,000 के। लो जी, बात फिर घूम के वहीं आ रही है बेटा। अगर किसी को इस बात पे लगाव आता हो सर मेरे को तो 19,200 से मतलब है सर, पहले डेटर जो दिखा रखे और 200 की डबल एंट्री दिखाओ, तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा कि बेटा अगर ऐसा लगाव रखना है तो कोई बात नहीं है, यहाँ 19,200 लिख लियो भाई, ठीक है ना, और यहाँ से 200 माइनस कर लियो भाई, कोई बात नहीं। तब भी आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 19,000 ही आएगा। पर रेड प्रेजेंटेशन में फिर बोलूंगा बेटर प्रेजेंटेशन है एज कंपेयर टू ग्रीन प्रेजेंटेशन। चलिए, अब डेटर कितने के रह गए बेटा जी? 19,000 के। अब उसके ऊपर वो कितने रुपए का, कितने परसेंट डिस्काउंट मांग रहा है भाई? डिस्काउंट का प्रोविजन मांग रहा है 2%। तो 19,000 का 2% 380 रुपए, 380 रुपीज। ये 380 रुपए डिस्काउंट का एक और प्रोविजन बनाएंगे हम लोग, फ्रेश प्रोविजन। एक और नुकसान हो गया है ना, डेटर की वैल्यू फिर से घटेगी। तो इसको भी कहां दिखाओगे? डबल इफेक्ट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस। चलो बच्चों आ जाओ। तो टू provision for discount on debtors, ठीक है ना। और ये हो गया 19,000 का एट द रेट ऑफ 2%, यानी 380। और बच्चों यहां से कर दीजिए इसको लेस, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 380। तो डेटर्स रह जाएंगे 18,620, 18,620 रुपए के रह गए बेटा डेटर। और दोनों आपने वैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में भी ट्रांजैक्ट कर दिया। ये हो गया बेटा पॉइंट नंबर 16। चलिए पॉइंट नंबर 17, बहुत बढ़िया पॉइंट 17, बहुत ही अच्छा। कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज टू 10% ऑन डेटर। अच्छा जी बच्चे, 10% का मतलब बोले तो क्या? 20,000 का 10%, मतलब कि क्या? 2,000। 2,000 यानी वो कहते हैं 2,000 रुपए का प्रोविजन बना लो। अब बेटा आप कितने के लिए रेडी हो इसमें से, ये बताओ। हाँ बच्चे, कितने के लिए रेडी हो? बोलो 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 जल्दी से।
800। 800 कितने के लिए और रेडी होना पड़ेगा बेटे? 1200। और 1200 के लिए रेडी होने के लिए बच्चे अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि इस 1200 के लिए जो रेडी होना पड़ेगा इसके लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं, लेकिन बुक वाले ने गेम ही चेंज कर दी। अब तो बुक वाला कहता है भाई देखो ऐसा है, एक्सेस प्रोविजन आपको ना रीवैल्यूएशन से नहीं बनाना, आपके पास जो जनरल रिजर्व के अंदर पैसे पड़े हैं ना भाई देखो वहां से बना लेना इसको। तो बेटा जी अगर वो कहता है वहां से बना लेना तो बेटे हमें तो उसकी बात माननी पड़ेगी ना, रिवैल्यूएशन छोड़ दो। फिर वो 1200 का प्रोविजन कहां से उठाना है? जनरल रिजर्व से। तो इसका मतलब कि अब मेरी एंट्री क्या बनेगी बेटे? अब मेरी एंट्री नोट कर लेना बेटे, अगर किसी को करनी हो तो इस स्पेस में बना रहा हूं। अब मेरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन ना बन के जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ बच्चों अब मेरी एंट्री ये बनेगी। वैसे क्या बनती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब क्या बनेगी? जनरल रिजर्व टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो बेटा फिर इसका मतलब रिवैल्यूएशन पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। अब जब रिवैल्यूएशन पे इफेक्ट ही नहीं पड़ा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो इफेक्ट छोड़ दो, खत्म होगी बात सर। तो फिर इफेक्ट कहां डालें? जनरल रिजर्व देखो कितने पैसे पड़े थे जनरल रिजर्व के अंदर? 10,000 पड़े थे। 10,000 में से कितने पैसे बाहर निकाल लिए तुमने? 1200 निकाल लिए सर। अब जनरल रिजर्व के अंदर ही पैसा कितना रह गया? वहां पैसा रिड्यूस होके हो गया बच्चों 8800। तो पार्टनर्स जो बांटते थे ना यहाँ पर जनरल रिजर्व बच्चों, एक मिनट रुको बस, यहाँ पर जो बाय जनरल रिजर्व कहाँ? अपने अपने कैपिटल अकाउंट में है ना। तो क्या बांटते थे वो? जनरल रिजर्व को किस रेशो में बांटते थे? ओल्ड रेशो में। याद करो बेटा, पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, इस चैप्टर में भी कल पढ़ाया था मैंने, ओल्ड रेशो में, है ना। रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं। तो अब 10,000 में से 1,200 रुपीज तो यूटिलाइज हो गए, बचे 8800। तो 4400 पे हक इसका और 4400 पे हक इसका। बचा हुआ रिजर्व दोनों बंदे आपस में बांट लेंगे। बचा हुआ रिजर्व बच्चों दोनों लोग आपस में बांट लेंगे। और रही बात बैलेंस शीट की, स्टेट क्या है, बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है? तो बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास डेटर्स कितने के चल रहे थे? 20,000 के चल रहे थे सर, लेस। यहां पर अगर आपको लगता हो सर प्रोविजन की क्या पोजीशन रहेगी, तो बेटा वही पोजीशन रहेगी जो रहनी चाहिए। यानी कि इस वक्त प्रोविजन कितने का हो चुका है? 2,000 रुपए का। और डेटर्स कितने के रह जाएंगे? 18,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उम्मीद करता हूं बच्चों ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखो 1,200 रुपए मैंने जर्नल रिजर्व से निकाले थे और डाउटफुल डेट्स में 1,200 रुपए का प्रोविजन और एक्स्ट्रा क्रिएट किया था, ठीक है ना। अब डाउटफुल डेट्स में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 800 रुपए का तो प्रोविजन ऑलरेडी था, 1,200 रुपए का प्रोविजन और बनाया। तो मेरा प्रोविजन कितने का बन गया यहाँ पर बेटा? 2,000 का बन गया। तो फिर इसका मतलब डेटर्स में से जब 2,000 का प्रोविजन डिडक्ट हुआ तो रिमेनिंग मेरे डेटर्स रह गए 18,000 के, जो कि इस वक्त बैलेंस शीट के अंदर आपको दिख रहे हैं। और जनरल रिजर्व के पैसे दोनों पार्टनर्स ने एग्जिस्टिंग पैसे बांट लिए। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो इस वक्त उनके पास पड़े हुए हैं, 8800 रुपीज दोनों पार्टनर्स आपस में बांट चुके हैं। बच्चों बताइए पहले 17th पॉइंट आपको समझ में आया? बहुत अच्छा पॉइंट लगता है मुझको ये, बताइए इज इट ओके टू एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, यस सर। बताएं बेटा, सबको डन है? सर हाँ जी बेटा बोलो। ये जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में होता है उसमें से नहीं माइनस होंगे 1,200? हाँ बेटा उसी में से माइनस कर दिया ना मैंने, उसी में से माइनस कर दिया मैंने। साथ में फिर वो जनरल रिजर्व का फाइनल इफेक्ट भी दिखा दिया आपको कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब अब बैलेंस शीट में तो नहीं आएंगे ना? ना अब नहीं आएंगे। अब ये लो, ये गए जनरल रिजर्व, ये लो जी खत्म, बिल्कुल अब नहीं आएंगे बेटा। डन, ठीक है बच्चों। ये एंट्री जरूर नोट कर लेना आप लोग, ये एंट्री नोट कर देना, क्योंकि अगर हम एंट्री नहीं करते ना तो हमें थोड़ा बहुत ना पता क्या वो तुक्के फुक्के मारने लगते हैं फिर हम लोग। ये पता होना चाहिए आपको कि जनरल रिजर्व यूटिलाइज हुआ है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने में। जो होना क्या था, जनरल रिजर्व की बजाय होना था
रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर जब बुक वाले ने हमें कह दिया तो हमने जैसे उसने कह दिया वैसे हमने फॉलो कर लिया। उसने कहा जनरल रिजर्व यूज करो, हम जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे भाई। वो कुछ और कहता हम कुछ और यूज। 8800 पे नहीं आएगी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व? नहीं, बैलेंस शीट में तो बेटा तब आते ना जब ये मैं बांटता ना, यहाँ पे एक मिनट, ये ना करता मैं काम। बचा खुचा जो पैसा था वो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया बेटा जनरल रिजर्व का। आप कहोगे सर बुक वाले ने तो कहा नहीं ये वाली बात। बेटा जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हो और बुक वाला साइलेंट होता है, याद करो रिजर्व्स की ट्रीटमेंट कितनी तरह की हो सकती है, दो। एक, बुक वाला कहे दे वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, और दूसरा बुक वाला बोले दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, है ना। लेकिन अगर बुक वाला कुछ ना बोले तो हम किसको फॉलो करते हैं, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो मैंने वो वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वाला काम कर दिया। बोलो बच्चों, डन है तो आगे बढ़े। यस सर। चलिए, ये हो गया बेटा 17th पॉइंट। अब आ जाओ 18th पॉइंट। पॉइंट नंबर 18 कहता है कि 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स। बच्चों पहले तो चेक करो क्रेडिटर्स कितने के दिख रहे हैं बैलेंस शीट में, 10,000 के। 10,000 के क्रेडिटर अगर 2% का डिस्काउंट दे देते हैं आपको, तो बच्चों आपका फायदा है या नुकसान है? बताइए बच्चों, फायदा है नुकसान है? फायदा है। फायदा है, क्योंकि क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी अब 2% कम पेमेंट करना है सर, फायदा है। फायदा है तो सर रिवैल्यूएशन क्रेडिट करो। आओ बच्चों फिर करो करो करो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करो बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना, 2%। ठीक है, तो 2% ऑफ क्रेडिटर्स दैट इज ऑफ ₹200। तो क्रेडिट साइड में 200 रुपए, और बैलेंस शीट में इस वक्त क्रेडिटर्स रह जाएंगे 10,000 माइनस 200, 9,800 रुपीज की रिमेनिंग पेमेंट हमारी क्रेडिटर्स की रह जाएगी। सिंपल है, तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 18 19, हाँ जी 19 पे आ जाओ, 19 पे आ जाओ। A liability for claim included in creditor for ₹2,500 was settled at ₹1,500। बच्चों सिचुएशन समझो, देखो क्रेडिटर्स 10,000 के हैं और साथ में अटैच करना है ये। तो हाँ बेटा सिया, देख बेटा सिचुएशन को आराम से समझ और बेटा मुझे बता कि क्या करूं मैं इसमें। लगाओ अपना दिमाग। ₹1,000 का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है बेटा? ₹1,000 का। ₹1,000 का फायदा हो रहा है। अच्छा, करूं क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा, ये बता। सर रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा, अच्छा जी, और बेटा? और बैलेंस शीट में से लायबिलिटी में लेस हो जाएगा। तो फाइनली कितने के क्रेडिटर्स आ जाएंगे? 9,000। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फाइनली 9,000 के आ जाए, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। अब बच्चों सुनो, अब मैं सिया की बात को ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, अगर किसी को हल्का फुल्का डाउट भी रह गया होगा वो भी मैं क्लियर कर दूं। कैसे? बच्चे टोटल क्रेडिटर थे 10,000 के, यहां इस स्पेस पे कर देता हूं टोटल क्रेडिट, और इस चीज को नोट भी कर लेना बच्चों सब लोग। टोटल क्रेडिटर्स थे 10,000 के। बुक वाला कहता है 2,500 के क्रेडिटर्स को 1,500 में सेटल कर दिया गया। अगर मैं इस 10,000 के क्रेडिटर के दो टुकड़े कर दूं, 7,500 के अलग और 2,500 के अलग, तो 7,500 के क्रेडिटर्स की सेटलमेंट तो हुई है बेटा पूरे 7,500 में, क्योंकि उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रखा। और 2,500 के क्रेडिटर की एडजस्टमेंट हो गई है 1,500 रुपए में, ऐसा बुक वाले ने कह रखा है। तो कुल मिला के ले दे के हमने पेमेंट कितने की करनी है? 9,000 रुपए की। ऐसा ये है एग्जैक्टली पॉइंट, ये है। ठीक है, 9,000 की पेमेंट करनी है। मतलब समझने के लिए जो मुद्दा है वो ये है। अब क्या करें इसमें 1,000 का, अब ये देखो, अब ओवरऑल क्या हुआ, 10,000 की लाइबिलिटी वही जो सिया ने भी कहा कितने में सेटल हो गई, 9,000 में सेटल हो गई। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा दो, और सॉरी क्रेडिट साइड में दिखा दो बाय क्रेडिटर्स
₹1000 का बेनिफिट, और बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स रह गए बाकी के 9। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। ये वाला जो वर्किंग नोट मैंने अभी करके दिखाया है, ये आप बच्चों नोट कर लेना, तो आपको बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगा कि कैसे मैंने इसको किया है। ठीक है, ये हो गया 19। चलो बच्चों 20वां पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है 20वां पॉइंट। देखो बेटा क्या कहते हैं, क्रेडिटर ऑफ ₹2500 वर पेड बाय ए फॉर विच ही इज नॉट टू बी रीइंबर्स्ड। अब बच्चों मैं ये जानना चाहता हूं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बाद की बात है, पहले इस लैंग्वेज का, इस लाइन का मीनिंग किसी को समझ में आया है कि इसका मतलब क्या है? हाँ बेटे, एनी वन फ्रॉम यू, कोई भी बच्चा बताइए। सर अब ये मतलब ए को देने हैं पैसे, लाइबिलिटी ए की तरफ है। ना ना ना, लाइबिलिटी एक ही नहीं है, लाइबिलिटी फर्म की है बेटा। क्रेडिटर ऑफ हाँ, ₹20 मतलब फर्म के लिए लाइबिलिटी है, ए को देने हैं। हाँ हाँ, वर पेड बाय ए ने दे दिए, वर पेड बाय ए। तो फिर सर फर्म भी तो ए को वापस देगी ना ये वाले पैसे। देने तो चाहिए, देने तो चाहिए, पर इस लाइन का क्या मतलब निकल के आ रहा है बेटा? जो लाइन लिखी हुई है, लॉजिकली तो देने चाहिए। जो पैसे फर्म की लाइबिलिटी थी वो ए ने दे दिए, तो अब ए फर्म की लाइबिलिटी बन गया, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी। पर इस लाइन का सेंस क्या निकल रही है? फॉर विच ही इज नॉट बी रीइंबर्स्ड। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। उसको पे नहीं किए हैं अभी वापस। उसको पे नहीं भी किए हैं, और बेटा पे करने भी नहीं है। मुद्दा ये, उसको अभी तक पे करे भी नहीं है, और फर्म उसको पे करेगी भी नहीं। आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? बेटा ऐसा लिख रहा है बुक वाला। रिम्बर्समेंट का मतलब यही होता है बेटा। रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है? कोई एम्प्लॉई जब फर्म के नाम का कोई खर्चा अपने अकाउंट में से कराए और बाद में फर्म उसको पेमेंट करे, एम्प्लॉई या पार्टनर, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिम्बर्समेंट। ठीक है ना। अब फर्म के 2500 का क्रेडिटर था कोई, ए पार्टनर ने कहा मैं दे देता हूं। अच्छा, अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है? फर्म बाद में ए को देती है, फर्म बाद में ए को देती है। लेकिन जब बुक वाला साफ स्पष्ट क्लियर लिख के हमें दे रहा है बेटा, तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी कि फर्म बाद में ए को देगी भी नहीं। अब बेटा इस पूरे मैटर को अगर मैं जोड़ के कंक्लूड करूं तो क्या सेंस निकल के आ रही है? सेंस ये निकल के आ रही है कि फर्म की एक लाइबिलिटी थी ₹2500 की, जिसको फर्म ने पे ही नहीं करना, क्योंकि उसको पे किसने करना है? ए ने, फर्म ने तो नहीं करना ना। तो मैं क्या बोलूं? फर्म की लाइबिलिटी खत्म हो गई ₹2500 की। तो अगर फर्म की लाइबिलिटी ही खत्म हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पे लिखोगे बेटा? क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख दो बाय क्रेडिटर्स। लो जी, फर्म की तो लाइबिलिटी ही खत्म हो गई ₹2500 से। और दूसरा, अगर लाइबिलिटी खत्म हो गई है तो 10,000 के क्रेडिटर अगर 2500 से खत्म हो गए हैं, तो फाइनली अब क्रेडिटर्स कितने के रह गए भाई? अब फाइनली क्रेडिटर्स रह गए ₹7,500 के, क्योंकि 10,000 के क्रेडिटर्स में से ₹2,500 के क्रेडिटर की पेमेंट कौन कर गया? ए। और फर्म ने ए को भी नहीं देने बाद में पैसे, ऐसा बुक वाला कह रहा है। तो भाई क्रेडिटर भी खत्म हो गए और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट बढ़ गया। जर्नल एंट्री अगर किसी को समझनी हो बेटा, जर्नल एंट्री, कोई बच्चा मुझे जर्नल बताएगा इसकी? मजा ही आ जाएगा अगर बच्चा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एक लाइबिलिटी खत्म हो गई और एक फर्म का बेनिफिट हो गया। नोट कर लो बच्चों, बहुत ही बढ़िया। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस नोट कर लो बच्चों, जर्नल एंट्री ये बनेगी जर्नल एंट्री। ये हो गया बेटा पॉइंट नंबर 20। चलिए बच्चों पॉइंट नंबर 21। ए बिल रिसीवेबल ऑफ ₹2,000 वाज फाउंड वर्थलेस। एक बिल था सर, बिल। बैलेंस शीट में देखो कितने का बिल है? 6,000 का बिल दिख रहा है, मतलब 6,000 के बिल दिख रहे हैं, कई बिल हो सकते हैं ना। ये 6,000 के बिलों में से एक बिल जो 2,000 का था, उसको हमने देखा तो भैया वो
वर्थलेस है। वर्थलेस बोले तो उसकी वर्थ नहीं है, वर्थ नहीं है मतलब उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 0। तो भैया एसेट खत्म हो गई, बैठे बैठे एसेट खत्म हो गई। तो क्या करोगे, एसेट खत्म हो गई तो रिवैल्यूएशन में डेबिट और बैलेंस शीट में जो बाकी एसेट बची उसी को दिखाना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिख दो 2 BR, कितना का बिल की वैल्यू खत्म हो गई 2000 की, और बैलेंस शीट के अंदर अब मेरा BR जो बचेगा वो बचेगा 6000 माइनस 2000 इक्वल्स 4000। लो जी, ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 21। पॉइंट नंबर 22, इफ करंट अकाउंट बैलेंसेस ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, क्या करें बेटा, अगर आपको करंट अकाउंट के भी बैलेंस गिवन हो, अगर आपको बेटा करंट अकाउंट के भी बैलेंस गिवन हो और कैपिटल अकाउंट के भी बैलेंस गिवन हो, ठीक बात है सर, तो बेटा करना क्या है, तो करना ये है, दोनों अकाउंट बनेंगे सर, दोनों बनाओ। दोनों कैसे बनेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय बैलेंस BD। कैपिटल अकाउंट का अपना बैलेंस कितना है, 80,065, 65,000। करंट अकाउंट का अपना बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस BD, 15,000 रुपया फॉर A, 17,000 रुपए फॉर B, ठीक बात है। करंट अकाउंट का अपना बैलेंस लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट का अपना बैलेंस लिखेंगे सर। फिर उसके बाद बेटा जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी करंट अकाउंट में करेंगे। बोले तो क्या बच्चे, इसका मतलब देखो, वो जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आया वो तो ऊपर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, ये जो बाय बैंक बोलते हैं ना, नया पार्टनर जो पैसा लेके आता है उसको तो उसके कैपिटल अकाउंट में लिखोगे बाय बैंक। ये कितना लेके आया था नया पार्टनर, उसको भी देख लो, 75,000, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल के जो पैसे लाएगा वो अब कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो करंट अकाउंट में जाएंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो जनरल रिजर्व बटेंगे वो भी यहीं बटेंगे, ऑल रिजर्व्स P&L एटसेट्रा वो भी यहीं होगा, ठीक है ना। मतलब जितने भी काम होने हैं, गुडविल का रिटर्न ऑफ, इवन दैट गुडविल का रिटर्न ऑफ टू गुडविल, वो करते हैं ना हम, वो गुडविल व्हेन ऑलरेडी अपीयर्ड इनटू द बुक्स ऑफ द फर्म इट्स टू बी रिटर्न ऑफ, तो कहां राइट ऑफ करोगे, वो भी करंट अकाउंट में। वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बांटते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो भी करंट अकाउंट में, ठीक है ना। जो भी काम कैपिटल अकाउंट में हुआ करता था वो सारा काम करंट। और इसके बाद क्या होगा, कैपिटल अकाउंट के अपने बैलेंस निकलेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए का, बी का, सी का। करंट अकाउंट के अपने बैलेंस निकलेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए का, बी का। अगर सी का खुला तो सी का भी। सी का कब खुलेगा, कोई बच्चा बता सकता है सी का कब खुलेगा, देखते बेटा किसको बात मेरी पूरी तरह समझ में आ रही है। सी का करंट अकाउंट का बैलेंस कब खुलेगा, सर जब वो गुडविल कैश में नहीं लाएगा। वेरी गुड, जब वो गुडविल कैश में नहीं लाएगा फिर सी का करंट अकाउंट का बैलेंस खुलेगा। और ये बात समझ में बेटा, क्योंकि तब जर्नल एंट्री बनती है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। पर अब वो भी दोनों कैपिटल हट जाएंगे, अब वो दोनों भी क्या आ जाएंगे, वो दोनों भी करंट आ जाएंगे। तो ऊपर डेबिट भी करंट, नीचे क्रेडिट भी करंट। ए और बी के करंट में बाय आ जाएगा, बाय सीज करंट अकाउंट, और सी के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, और वहां से सी के करंट अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस खुलेगा। तो मैं उस पोजीशन के बारे में आपसे बात कर रहा था, उस केस में बी के साथ यहां पर एक सी कनेक्टेड करंट अकाउंट का बैलेंस और भी खुलेगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन के बारे में हमने बात करी है यहाँ पे, ठीक है ना। शायद ही बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन हो, पर दिमाग में आया तो मैंने डिस्कस कर दिया तुम्हारे साथ कि करंट अकाउंट का सी कब इन्वॉल्व होगा, सी तब इन्वॉल्व होगा जब गुडविल कैश नहीं लाएगा। डन बच्चों। अब इसके बाद जब बैलेंस शीट बनेगी, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, तो इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस अलग लायबिलिटी साइड में जाएंगे
और करंट अकाउंट के बैलेंसेस डिपेंड करेंगे। अगर तो क्रेडिट बैलेंस हुए, ये रहे, अगर तो क्रेडिट बैलेंस हुए तो जाएंगे ऑन द लाइबिलिटी साइड, और अगर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट हुआ तो सी के करंट अकाउंट का तो कौन सा बैलेंस खुलेगा वहां पर? डेबिट बैलेंस। सीज करंट अकाउंट बैलेंस, सीज करंट अकाउंट डेबिट, तो सी के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस खुलेगा, और वो कहां जाएगा बैलेंस शीट में? एसेट्स साइड। क्योंकि सभी डेबिट बैलेंस किसके होते हैं बेटा? एसेट्स के, और सभी क्रेडिट बैलेंस किसके होते हैं? लायबिलिटीज के। ये पॉइंट बच्चों, पॉइंट नंबर 22 जो है मैंने अभी तुमसे डिस्कस किया। अब बचते हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट। पर बच्चों सबसे पहले आप मुझे, और उसके लिए मैंने एक अलग से बैलेंस शीट बना रखी है आखिरी के 3 पॉइंट्स के लिए। पर बच्चों यहां तक के पॉइंट्स पे पहले एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में ओके लिख के बताएं अगर सबके सारे पॉइंट सबको समझ में आ गए। एक बार सबका ओके मुझे मिलना चाहिए कि 22 पॉइंट डन। और अब हम आ रहे हैं आखिरी के 3 पॉइंट्स पे। अब बच्चों सुनिए, जब मैं आखिरी के ये 3 पॉइंट्स जो आपको बता रहा हूं, एक तो अब उस बैलेंस शीट से आप हट जाएं, वो बैलेंस शीट 22 पॉइंट्स के लिए थी। अब अगले 3 पॉइंट्स, लास्ट के 3 पॉइंट्स के लिए हमारी जो बैलेंस शीट वैलिड है वो ये आपके सामने। छोटी सी 2 बातें हैं जिसके अंदर कि आपको डेटर्स दे रखे हैं 20,000 रुपए के और बैंक में पैसा दे रखा है 8,000 रुपए, बस इतना ही के साथ कनेक्ट करूंगा। अब मैं एडजस्टमेंट नंबर 23, 24 और 25। एडजस्टमेंट नंबर 23 है बेटा, ए डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹2,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। एक ऐसा डेटर जिसके 2,000 के ड्यूज हमने बैड कह दिए थे, ठीक है। उसकी अचानक से अंतरात्मा सी जागी कि उसने हमारे पैसे मार रखे हैं और उसने कहा सर ये 1,500 रुपए रख लो आप, लेकिन पूरे 2,000 की बात मत करना। कितने रख लो? 1,500। मेरी बात समझ रहे हो? अब बेटा मैं तो ये मान के ही बैठा था कि पैसे नहीं आएंगे। पिछले साल ही हमने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया था? बैड डेट्स। लेकिन उस बंदे ने कितने पैसे आगे सामने से आके कितने पैसे दे दिए मुझे? 1,500। तो बेटा क्या लगता है आपको कि मैं क्या करूं? इसका पूरा ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको क्या लगता है? क्या रिवैल्यूएशन में करूं, क्या बैलेंस शीट में करूं? हाँ बेटा नंदनी बताएगी। चलो नंदनी क्या करूं बेटे? सर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख देंगे। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट कितने लिख दूं बेटा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 1,500। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और क्या करूं बेटे? सर डेटर्स में तो बैंक में ऐड हो जाएंगे 1,500। बैंक में ऐड हो जाएंगे। एक्सीलेंट, क्योंकि बंदे ने पैसे दे दिए यार, है ना बेटा? बंदे ने पैसे दे दिए। अगर वो पैसे देता नहीं फिर आप कहते सर डेटर में ऐड कर दो, लेकिन बंदे ने पैसे दे दिए। अब पैसे दे दिए तो बैंक में ही ऐड हो जाएंगे पैसे, तो है ना। अब वो उसने कमिटमेंट नहीं करी, उसने तो पेमेंट ही कर दी। डन बच्चों, पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। 2,000 रुपए किसी से लेने थे, उस बंदे ने क्या कहा? सर 2,000 तो नहीं दूंगा, 1,500 दे दूंगा आपके। दे दूंगा क्या? ले लो 1,500 ले लो। दे दिए उसने। तो एक तो मेरा फायदा हो गया रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, ठीक है, और दूसरा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो आओ बच्चों रिकॉर्ड करो इसको, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। डेट्स रिकवर्ड, लो जी 1,500 रुपए से रिकवरी आ गई रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और दूसरा क्या होगा? बैंक में जो मेरे पास 8,000 रुपए पड़े थे उसमें 1,500 रुपए के बैंक जोड़ दो, यानी मेरा बैंक बैलेंस हो जाएगा 9500 का, 9500। सिंपल है, डन। ये हो गया पॉइंट नंबर 23। पॉइंट नंबर 24, ये वो है बेटा जो अभी नंदनी बोलते बोलते रह गई। वो ये है कि हैज प्रोमिस्ड टू पे ₹1,500 इन फुल सेटलमेंट। ये वो वाला पॉइंट है कि वो जो है, बाकी सारी बात तो सेम है। 2,000 रुपए लेने थे, दे रहा कितने? 1,500, और वो दे नहीं रहा, वो कमिटमेंट कर रहा है। दिए नहीं है, क्या किया बेटा उसने? कमिटमेंट किया है। तो फिर रिवैल्यूएशन का ट्रांजैक्शन तो सेम ही रहेगा, बाय बैड
डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, दैट इज हाउ मच अमाउंट 1500। और दूसरा बच्चों मैं अब की बार डेटर्स में जोड़ूंगा, है ना। अब मेरे डेटर्स जो हैं वो कितने के दिख रहे थे बैलेंस शीट के अंदर बच्चों आपको, वो दिख रहे थे 20,000 के। अब 20,000 के दिख रहे थे, साथ में 1,500 रुपए और आ गए, तो ये हो गया 21,500 रुपए के डेटर्स हो गए। डन बच्चों, ये हो गया पॉइंट नंबर 24। और अब आ जाते हैं हम आज के बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे, आखिरी पड़ाव पे आ गए बेटा, ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आ गए। वो लास्ट पॉइंट है कि अगर आपको दो सिचुएशंस अटैच करके दे दे, वो कैसे कि प्रॉमिस वाला मैटर भी है, प्रॉमिस वाला मैटर भी है कि 2,000 रुपए के डेटर्स हैं, बैड डेट्स हुए थे लास्ट ईयर, ड्यूज थे हमारे, कोई रह गए थे बैड डेट्स की, और he says that he's promised to me ₹1,500 to pay। उसने मुझे कमिटमेंट कर दिया कि सर मैं आपके 1,500 देता हूं। अब वो 1,500 देते तो इतनी बात तो हम अभी पिछले वाले पॉइंट में पढ़ के आए, आओ पहले तो उसको कर लो। बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है, 1,500 रुपए देता है भाई हमारे। तो ऐसे में अगर मैं यहां डेटर लिखूं तो डेटर्स मेरे थे ऑलरेडी 20,000 के थे, तो 20,000 के थे, 1,500 का उसने कमिटमेंट कर दिया देने को, तो कितने के डेटर्स हो गए, 21,500 के डेटर्स हो गए। अब लेकिन अब इसके साथ उसने एक एंड और अटैच कर दिया, क्या कहता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर, कि भाई एक प्रोविजन भी बना लेना डेटर्स के ऊपर, कितना, 5%, 5%। तो बच्चों अब 21,500 के डेटर्स थे, 21,500 के ऊपर 5% का प्रोविजन, 1,075 रुपए पे डाउट फिर से आ गया मेरे पास, है ना। तो उस 1,075 रुपए के डाउट का क्या करूं, डेटर्स में से लेस कर दो और रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दो। तो बेटा डेटर में से लेस करो, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1075, और रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1075। अब डेटर्स कितने के रह गए, -21,500, डेटर्स रह गए 20,425 रुपए के। लो जी, ये चीज है, ठीक है बच्चों। तो ये थे बच्चों हमारे आज के पूरे 25 पॉइंट, और आप यकीन मानेंगे इन 25 पॉइंट्स को करने के बाद में आपका एक भी ऐसा एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होगा जो आप कहो कि मेरे से हुआ नहीं, सारे के सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके हो जाए।